नमस्कार दोस्तों, पीसीबी ट्यूटोरियल्स फॉर नीट के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। तो हम लोग लेक्चर नंबर 8 तक बेसिक मैथ्स में सर्कल तक काम किए थे। तो आज हम आगे उससे बढ़ेंगे और पैराबोला, सर्कल और पैराबोला ये दोनों काम कर चुके थे। तो अब आज हम आगे बढ़ेंगे इलिप्स में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इलिप्स के बारे में समझना। अक्सर बच्चों को इसमें दिक्कत रहती है, सो आप बिल्कुल ध्यान से इसमें समझिए बेसिक्स ऑफ इलिप्स के बारे में। और जो ग्रेविटेशन आपका टॉपिक है उसमें जब कैपलर्स लॉ आप पढ़ेंगे तो कैपलर ने प्लैनेट का जो मोशन है अराउंड द सन उसके बारे में बताया था कि हर जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ पर ही घूमता है। तो वहाँ पर आपको इलिप्स के कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर कहीं पर आपको पहचानना है कि वो किस तरह से लिखा जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाता है। और अगर एक वेरिएबल में पावर एक्स का हो गया 2 और दूसरे में भी पावर हो गया 2 और दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर हो गए तो वो सर्किल का हो जाता है। और उसी तरह से हमने फिर पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि एक वेरिएबल में पावर 1 और दूसरे वेरिएबल में पावर 2, तो फिर वो हो जाता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अब आते हैं इलिप्स में। तो यहाँ पर क्या होगा कि x में भी पावर 2 है, y में भी पावर 2 है और कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। अगर आप कोफिशिएंट को इक्वल करोगे, a बराबर b करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल में रिड्यूस हो जाएगा अगर a बराबर b होगा तो। ठीक है, लेकिन अगर a और b डिफरेंट है तो फिर ये इलिप्स का इलिप्स ही रहेगा। ओके, बोलने को हालांकि बोल सकते हैं कि जितने भी आपको सर्कल हो गए वो एक स्पेशल केस ऑफ इलिप्स हो गए। और उस स्पेशल केस में क्या होता है, ए और बी जो ये कांस्टेंट यहाँ पर आएंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। खैर, तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करेंगे फिलहाल। तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसको एक्स वाई ग्राफ पर कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो एक प्लेन में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये इस तरह से, ये सर्कुलर नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा ओवल शेप वाला लेकर के ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में इलिप्स को लिखा गया है तो फिर इसका सेंटर बनेगा ये ओरिजिन। ओके, 0 0, ये ओरिजिन बन जाएगा सेंटर ऑफ द इलिप्स। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ए क्या है बी क्या है। ए हो जाती है आपको यहाँ इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी। इस बी पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं पैरिजी और ए पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं एपोजी। ठीक है, पैरिजी और एपोजी, एक तरफ इधर एपोजी हो गया, दूसरी तरफ उधर क्या हो गया, पैरिजी हो गया। क्या है, तो यहाँ पर इस सेंटर से इस पैरिजी तक की जो डिस्टेंस आएगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो हो जाता है ए। ये हो गया यहाँ पर ए। ठीक है, और हम लोग इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर क्या नाम देंगे, सेमी मेजर एक्सिस भी बोलते हैं। तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि सेमी मेजर एक्सिस, ये याद रखिएगा। यहाँ पर इस ए को ही हम लोग कई बार सेमी मेजर एक्सिस के नाम से भी बुलाते हैं। उसी तरह से ये वाला यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी वो हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। ये बी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाला जो कांस्टेंट था यहाँ पे वो बी की वैल्यू बताएगा वो, तो बी कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, तो इलिप्स में होते हैं दो फोकस और फोकस का प्लूरल फॉर्म हो जाता है फोकी। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है S1 एंड S2 आर फोकी। S1 एंड S2 आर फोकी, मतलब S1 S2 दोनों फोकस है, फोकस ऑफ द इलिप्स कहलाते हैं। ये हो गया आपका S1 और ये हो गया S2। अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे कि भाई क्या होगा इनका कोऑर्डिनेट, तो आप देख सकते हैं कि चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो निश्चित रूप से 0 होगा। तो देखो 0 है ना, और फिर क्या होगा कि इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए इंटू ई कॉमा 0, माइनस ए ई कॉमा 0, और इधर का आ जाएगा प्लस में, वो भी उतना ही ए ई कॉमा 0। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी, मतलब फोकस से सेंटर तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ए इंटू ई। ठीक है, ई कहलाता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ई क्या कहलाता है, ई कहलाता है इसेंट्रिसिटी। ई क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी। देखिए इस ई को हम लोग क्या कहेंगे, इसेंट्रिसिटी। ठीक है,
यहाँ पे मैंने लिख दिया ई बराबर इसेंट्रिसिटी, जिसकी वैल्यू इलिप्स के केस में होती है लेस देन 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक नंबर है, एक रेशियो है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है, 0 और 1 के बीच में आएगी। अभी देखिए इसको जरा ठीक से और समझे। तो मान लीजिए देखिए ये जैसे हमारा इलिप्स हो गया है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का इलिप्स हो गया। तो ये वाला एक लाइन जो वाई एक्सिस के एकदम पैरेलल जाएगी, एक लाइन हम लोग लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, एक लाइन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। आप इलिप्स के किसी भी पॉइंट को पकड़ लीजिए, इलिप्स पर लाई करता हुआ कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने पकड़ा P, तो आप P से इस डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये लेंथ आएगा क्या, PM, PM इज द लेंथ, और इसी P से S1 फोकस को मिलाएंगे, इसी P से S1 फोकस को मिलाया जाएगा। तो अब जब आप रेशियो लेंगे PS1 डिवाइडेड बाय PM, जो मैंने यहाँ लिया है, ठीक है, तो ये PS हो गया, यहाँ पे S1 कर दीजिए, हाँ, तो PS1 अपॉन PM, PS1 ये दूरी डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी PM, तो इसे ही इसी रेशियो को क्या कहना है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। आप देख सकते हैं तो PS1 कम आएगा और PM ज्यादा आ जाएगा PS1 से, तो इसीलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है, लेस देन 1। ओके, ए और बी में जो और रिलेशन आता है आपको, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि ए और बी के आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि ये होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इस फार्मूलों को आपको याद रखना है, इन फार्मूलोज को जितना भी लिखा हुआ है मैं बताता हूँ सबके बारे में, बट इनको याद रखना होगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए, बी और ई में रिलेशन इलिप्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर अब आ जाइए। अच्छा, इन पॉइंट्स को ए और बी को आप चाहें तो इसी तरह से वर्टेक्स कर सकते हैं, इसे पैराबोला में वर्टेक्स बोलते थे, तो वैसे ही वर्टेक्स बोल सकते हैं। ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, ये भी सेकंड फोकस हो गया, और यहाँ पर तो सेंटर है, यहाँ पर फिर से वर्टेक्स, ठीक है। चलिए, तो यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर क्या एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा, इस फोकस से इस ए पॉइंट की दूरी, फोकस से S1 से ए पॉइंट की दूरी, मान लीजिए मैंने इसे कहा R1, मान लीजिए मैंने इसे कहा R1, है ना। तो एक तरह से समझिए, कैप्लर्स के रूल के अनुसार क्या होता है कि जो सन होता है वो यही एक फोकस पर आपको प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और अर्थ जो होती है या कोई भी प्लैनेट होता है वो इसी इलिप्टिकल पाथ पर ऐसे घूमता है। तो क्या होगा कि वो सन के कभी सबसे ज्यादा नजदीक आएगा तो कहाँ पर आएगा, एपोजी बोलेंगे इसको, और जब वो सन से सबसे ज्यादा दूर पर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पेरिजी बोलेंगे, है ना। तो वो जब ए पॉइंट पे आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो सबसे ज्यादा नजदीक है, मतलब एपोजी पर है, और जब वो बी पॉइंट पे आ जाएगा तो हम कहेंगे वो सबसे ज्यादा दूर है, मतलब पेरिजी पर है। और ये प्लैनेट इस इलिप्टिकल पाथ पर कभी नजदीक तो फिर कभी दूर, आपको इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। हमारी अर्थ भी सन के चारों ओर ऐसे ही लगाती है चक्कर। तो हमारे यहाँ पर क्या कहना हुआ कि इस फोकस से इस एपोजी की दूरी R1 मान लें, और फिर इस फोकस से इस पेरिजी की दूरी जो सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है वो मान लीजिए आप R2। तो क्लियर पता चल रहा है कि R1 प्लस R2 को अगर हम ऐड कर दें, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको ऐड करना है, तो सिंपल है। देखिए यहाँ से यहाँ तक को तो आपने A बोला था, और यहाँ से यहाँ तक को भी A ही होगा, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, 2A, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 2A। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए R1 प्लस R2 इक्वल टू 2A। तो अगर A कोई पूछ ले क्या होगा, तो R1 प्लस R2 बाई 2। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें R1 प्लस R2 या R1 और R2 की वैल्यू दी हुई होती है और हमें A निकालने की जरूरत पड़ जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, A, ठीक है। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस मिल जाएगा, A मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर A मिल जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक और क्या है, अगर आप देखिए R1 की वैल्यू, मैं अगर इस R1 की वैल्यू को लिखना चाहता हूँ A के टर्म में, है ना, तो देखिए क्या हो गया, R1 अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक हुआ R1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने आपको बताया कि AE, ये डिस्टेंस S1 से O की दूरी क्या है, AE। तो R1 प्लस AE, R1 प्लस AE क्या हो जाएगा, R1 प्लस AE, यहाँ से यहाँ तक A बन जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे तो R1 निकालना है, तो क्या करिएगा, A में से माइनस कर दीजिए इस AE को, है ना। तो R1 क्या लिख देंगे, A माइनस AE, R1 लिख देंगे
ए माइनस ए ई, तो ये ए माइनस ए ई हो गया। और यहाँ पर ये क्या हुआ, ए आप कॉमन कर सकते हैं और तो क्या बनेगा, ए कॉमन 1 माइनस ई। उसी तरह R2 पर देखिए, R2 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का तो मेरा ए हो गया, है ना, ये हो गया। और प्लस उसमें कितना कर देना है, ए ई कर देना है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए ई, ए कॉमन करेंगे तो 1 प्लस ई। तो कभी कभी अगर रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी R1/R2, तो क्या हो जाएगा, R1/R2 क्या हो जाएगा 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और एक लास्ट फाइनल चीज, R1 इंटू R2 कभी निकालने की जरूरत पड़ गई तो क्या करना है, तो R1 इंटू R2 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ा सिंपल, ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे चला जाएगा, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें देखिए यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। और आपको मैंने अभी बताया था कि इलिप्स के ए और बी के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो क्या हो गया, देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये वाला बी स्क्वायर बन जाएगा। सो दिस इज बी स्क्वायर। सो R1 R2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कभी बी की जरूरत हो गई तो क्या हो गया, रूट अंडर R1 R2। ठीक है, रूट अंडर R1 R2। तो इलिप्स के अगर आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक में ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लें, हो सके तो वीडियो को दोबारा देख लें और अच्छे से सारी बातों को मेमोराइज कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और ये हमने बात कर ली है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की। तो नीट फिजिक्स के लिए अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इसी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और थोड़ा बहुत अगर कुछ बचता है तो मैं बताता हूँ और उसके बाद हाइपरबोला की बात करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, एज वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स क्या है वो, तो हमने पढ़ा अभी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, ये हो गया। तो इसमें स्पेशल बात बता दें, अभी डिस्कशन हुआ था उसको लिखेंगे। तो इफ ए इक्वल टू बी देन इलिप्स becomes सर्कल। ठीक है, तो ये स्पेशल केस में आ जाएगा कि अगर ए बी आपस में बराबर हो, जो कि हो सकते हैं, तो इलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इज सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो मतलब कहने को कहा, ये भी कहा जा सकता है कि all the circles are ellipse, है ना, but vice versa is not true। तो हम कह सकते हैं all the circles are ellipse but vice versa, मैंने इसका उल्टा, is not true, मतलब all the ellipse are not circle। ओके, ये चीज होता है, कभी कभी पूछता है आपको कहीं कहीं, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस वाले में आपने पढ़ा कि यहाँ पर सेंटर क्या होता है, यहाँ पे सेंटर हो जाता है ओरिजिन, दैट इज 0 0, राइट। और ए आपको हो जाती है सेमी मेजर एक्सिस और बी हो गया सेमी माइनर एक्सिस। ओके, दैट्स राइट। अब इसी में जनरल में क्या करना है, अभी इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है, दिस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, एंड दिस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। और यही चीज ये 0 0 क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही काम हमने लास्ट में पैराबोला वाले में सेक्शन में भी किया था। तो सिमिलरली अगर आप x के साथ अल्फा को माइनस करते हुए स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, प्लस y के साथ बीटा को माइनस करते हुए स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाय यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यही हो जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ कोर्स, इसको 0 किया तो ये अल्फा बनेगा, यहाँ पे 0 किया तो ये बीटा बनेगा, मतलब y माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो y इज बीटा, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो x इज अल्फा, अल्फा बीटा इज द सेंटर। क्लियर है, सेंटर हो गया। ठीक, बाकी a वही सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ और b माइनर एक्सिस वाली लेंथ, तो वहां से आप
इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इसे ही लिख देंगे नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा कि सेंटर आपका चला जाएगा किसी अल्फा कोमा बीटा पर। ओके, वेरी सिंपल। अब इसी में मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। जैसे आपको अगर कहा जाए x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y-2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या होगा? बिना किसी डाउट के आप समझ सकते हैं कि ये तो इसी पैटर्न पर है ना। तो ये क्या होगा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ओके, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। और इसका सेंटर क्या होगा? सब बता सकते हैं। x-1 को 0 किया, x सॉल्व किया 1, यहाँ भी सॉल्व किया तो 2, तो सेंटर इज एट 1,2। तो इस इलिप्स को अगर मुझे ड्रॉ करना तो मैं कैसे करूंगा? तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इसका ग्राफ दिखा सकते हैं। ऐसे आ गया एक्स वाई एक्सिस। अब आपने क्या कहा? सेंटर 1,2 पे ले जाइए। तो इधर कहीं पे ये 1 आ गया और इसके रिस्पेक्ट में हम मान लीजिए 2, लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। तो अब जहां पर एक्स वाई के हिसाब से काम होता था पहले, ओरिजिन सेंटर बनाते हुए फिर हम लोग ड्रॉ करते थे, तो अब हमारा वो काम यहाँ पर बिल्कुल सिमेट्रिकल वही काम यहाँ से करना है। मतलब क्या होगा कि जो इस तरफ x के पैरेलल जो कट होगा वो यहाँ से इसका स्क्वायर, तो इसका 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब a की वैल्यू मिलेगी 2, तो यहाँ से 2 यूनिट जाना है आपको। यहाँ 1 ऑलरेडी था तो मतलब 2 और 3, तो मानिए यहाँ पे 3 है, तो 3 के सामने यहाँ पर कहीं कट होगा। ये होगा आपको एक पॉइंट उधर, और ये दूरी हो गई आपको a, जो कितने हैं यहाँ पर 2। ओके, और उसी तरह से 2 यूनिट आपको इधर आना है, तो 1 यूनिट ये हो गया, और यहाँ पर फिर कट करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? -1 पर यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरफ, तो ऐसा कर लो, इसको A1 A2 कर लो, है ना, ऐसा। तो जो इलिप्स होगा वो इन दोनों पॉइंट से इस तरह से पास करेगा, क्योंकि ये भी लेंथ क्या हो गई हमारी? A ही हो गई, और इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड में लिखना है वो भी 2 हो गया। ओके, उसी तरह से अब अप साइड देखिए, y साइड में, तो y साइड में देखिए 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो इधर हो जाएगा 3, यहाँ से 3 यूनिट ऊपर चलना है, तो 2 पे पहले ही थे तो 5 पे आ जाओगे क्या? 5 के सामने आ जाएंगे, है ना, यहाँ पे 5। तो अगर इसका x कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो 1 और y कोऑर्डिनेट 5, और उसी तरह से क्योंकि ये यूनिट कितना लिखना था हमें? 3, यही b की वैल्यू है जो 3 होगी, और उतना ही नीचे आइए आप। तो पहले से आप 2 पर थे, 3 यूनिट नीचे आएंगे तो नीचे कहाँ तक आ गए? -1 यहाँ पे। तो अगर मैं इसको b बोल लूँ, इसको b' बोल लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 1 एंड y कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, अब आप इनको मिला दीजिए, कर्व लाइन इस तरह से चली जाएगी, और ऐसे, है ना। अच्छा, ये ओरिजिन से पास करेगा नहीं करेगा, तो वो उसके लिए आपको फर्दर फिर देखना पड़ेगा कि आपको x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर आपको 0 0 पुट करनी पड़ेगी, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व होकर के क्या ये 1 आता है? अगर आता है तो ठीक है, पास करेगा, नहीं आता है तो पास नहीं करेगा। तो ये हो सकता है कि ये इधर से भी पास कर जाए, निगेटिव साइड से, हो सकता है पॉजिटिव साइड से पास कर जाए। तो चूंकि 0 0 पुट करने पे नहीं आ रहा है, मैंने देखा, अभी चेक किया, मैं 0 0 रख रहा हूँ तो ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और आ जाएगा बट 1 नहीं आएगा, तो ये हो सकता है कि इधर से पास कर जाए। ठीक है, तो वो सब मैथमेटिक्स की चीज़ है। अगर मतलब ये हो गया कि हम अगर निकालना चाहते हैं कि भाई बताइए इधर से पास करेगा कि इधर से पास करेगा, तो गौर से देखिए क्या है? एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू होती है 0, तो हम क्या करेंगे? इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करने पर x को सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ पे 0 पुट करेंगे और फिर क्या होगा, यहाँ पर x के लिए वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और x के लिए जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी वो, और दोनों वैल्यू आएगी तो हमको पता चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ कट करेगा, है ना। तो एक वैल्यू डेफिनेटली 1 से अधिक आएगी, दूसरी 1 से कम आएगी। अगर वो 0 से भी कम आ रही है वो पता चल जाएगा कि निगेटिव में है तो निगेटिव और पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव साइड से, ठीक है। जो भी होना होगा हो जाएगा। तो y को 0 पुट करने से x की 2 वैल्यू से पता चल जाएगा कि ये जो इलिप्स है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ ओरिजिन या इस साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो जो भी आएगा वो x आपको यहाँ सॉल्व करने से आ जाएगा। तो उतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट मैंने ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा आपको समझा दिया, है ना। तो ये हमारा एक तरह से ये इलिप्स जो है ये तैयार हो गया इस वाले इक्वेशन का। ये इस तरह से, है ना, ऐसे। और उसी तरह से आपको अगर ये वाला पॉइंट पता करना है, ये पॉइंट पता करना है कि ये इलिप्स ने y एक्सिस को कहाँ पे कट किया, तो क्या करोगे, क्या पुट करोगे, तो पुट करना है x की वैल्यू 0, है ना, क्योंकि y एक्सिस पर क्या होता है, x का मान 0 होता है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, y के 2 वैल्यूज निकल के आएंगे, पता चल जाएगा ये ऊपर से पास कर रहा है कि नीचे से पास कर रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो वो तो पुट करके देखने की बात है। तो आप लोग ये थोड़ा सा होमवर्क के रूप में इसको नोट कर लें कि आपको एक बार x बराबर 0 पुट करके देखना है कि y पर कहाँ कहाँ कट कर रहा है, और एक बार y को 0 पुट करके देखना है कि x पर कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो कहने का मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं आपको 4 पॉइंट दे रहा हूँ, P1 P2, ठीक है, जो x एक्सिस पे कट किया। फिर इधर मैं नीचे का ले रहा हूँ, यहाँ पे जो y एक्सिस पे कट होगा ये वाला P3 और ये ऊपर P4। तो आपको P1 P2 P3 एवं P4 इन सबके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, इन सबके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, P1 P2 P3 P4। मैं कुछ हिंट कर देता हूँ। P1 का x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो P1 P2 x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0, तो आपको सिर्फ यहाँ पे पता लगाना है। P3 P4 कहाँ पर है, y एक्सिस पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये 0 और यहाँ पे आपको पता लगाना है ना। तो ये चीज़ें आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे कि आपका क्या सॉल्यूशन है, ओके, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपको जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स की। अच्छा, अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपको इस तरह से सजा करके ना दे। अगर ऐसे सजा करके देगा तब तो तुरंत पकड़ लेंगे कि इसका सेंटर क्या है ना। लेकिन अगर आपको ये ऐसे सजा के नहीं दे, लेकिन फिर भी वो इक्वेशन पहचानने को कह दे, तो उसे भी पहचानना है कि हाँ वो इलिप्स ही है। तो इलिप्स को पहचानने के लिए क्या होगा, कैसे होगा, आइए जरा इसको तोड़ के देखा जाए, ठीक है। तो अगर आप इसको तोड़िएगा तो कैसे हो जाएगा, तो x स्क्वायर, पहले तो मुझे इसका एलसीएम लेना चाहिए, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो गया 36, 9 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 9 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है। फिर आप इसको तोड़ते जाएंगे, ये होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप जब इसको तोड़ रहे हैं तो यहाँ 9x स्क्वायर, फिर चलिए 18x प्लस 9, 4y स्क्वायर, 16y एंड 16, 36। तो ये क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। बाकी 18x माइनस 16y और बाकी ये कॉन्स्टेंट 9, 16, 25 और इधर 36 में से 25 को माइनस करना है तो 11 आ रहा है, तो वो इधर आकर के माइनस 11 इक्वल टू 0। तो आपको क्या हो सकता है यहाँ पे कि वो इस फॉर्म में ना दे करके वो इस फॉर्म में दे दिया आपको लिखा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये किस चीज़ का इक्वेशन है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये भी इलिप्स का इक्वेशन है। कैसे पहचाने, तो देखिए x में भी स्क्वायर है, y में भी स्क्वायर है, दोनों के कॉफिशिएंट डिफरेंट है और बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है और दोनों के कॉफिशिएंट डिफरेंट हैं और इनके बीच में साइन कैसा है, प्लस का, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, इलिप्स होगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ से रिवर्स में भी वापस जा सकते हैं, है ना। तो आपका सेंटर और जो यहाँ पर ये वैल्यूज हैं आपके
सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के वो वैल्यूज भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इलिप्स से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी नीट फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए एनफ है ना। तो इतना तक कंप्लीट करें, फिर हम लोग थोड़ा सा हाइपरबोला पर बात करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में। तो बेसिक्स ऑफ हाइपरबोला के बारे में समझिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बिल्कुल इलिप्स की तरह ही, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इलिप्स में प्लस होता था, हाइपरबोला में क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपको कभी इस तरह के इक्वेशन नजर आता है अगर कभी भी इस तरह का, तो आप उसको कहेंगे दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका सेंटर हो जाएगा ओरिजिन 0 0 एज यूजुअल। बट यहाँ पर खास बात क्या है ना कि आपको इसके डिटेल उतना जानने की जरूरत नहीं है। आपको इनके ग्राफ्स वगैरह किसी भी चीज से मतलब नहीं है, ना ही इनके जनरल इक्वेशन से मतलब है। ठीक है, इसमें कहने को बस इतना समझ लीजिए कि x वेरिएबल का भी पावर 2 होगा, y वेरिएबल का भी पावर 2 होगा, लेकिन दोनों के कॉफिशिएंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इतना तो इलिप्स में भी होता था, लेकिन वहां पर क्या होता था कि एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर इन दोनों के बीच में क्या होता था, प्लस साइन होता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन। मतलब जो कॉफिशिएंट्स होंगे एक्स स्क्वायर के, एक पॉजिटिव है, तो वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन इस तरह की बात को फॉलो करता है तो वो हो जाएगा हाइपरबोला। ठीक है, हमारा काम का क्या है यहाँ पे, फिजिक्स में क्या काम आता है, फिजिक्स में आपको पढ़ना होता है अबाउट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक हाइपरबोला का ही वो स्पेशल केस हो गया, उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका जो इक्वेशन आएगा वो बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। उसका इक्वेशन क्या होता है वो आपको लर्न करना है, वो आपको सीखना है। वो देखिए यहाँ पर है, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये c किस लिए लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट के लिए। तो एक्स वाई बराबर कॉन्स्टेंट, तो इसी को कहते हैं आप इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर कोई पूछता है तो हम बता सकते हैं उसको x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वेयर c is a constant. This c is a constant but cannot be equal to 0। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि c का मान 0 नहीं हो सकता है। एक्स वाई इक्वल टू 1 हो जाए, 2 हो जाए, हाफ हो जाए, 3/2 हो जाए, चलेगा, लेकिन एक्स वाई इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकता। तो अच्छा ठीक है, 0 नहीं हो सकता तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम केस वाइज देखेंगे। केस 1, अगर इस कांस्टेंट c की वैल्यू पॉजिटिव हुई, ग्रेटर देन 0 हुई, दैट इज c इज पॉजिटिव, तो फिर इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा। क्लियर, तो एक्स वाई इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ याद रखिएगा बच्चों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों तरफ इसका ग्राफ इस तरह से चलेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को भी ये इन्फिनिटी पे टच करेगा, वाई एक्सिस को भी इन्फिनिटी पे टच करेगा, इधर भी माइनस एक्स को इन्फिनिटी पे, माइनस वाई को इन्फिनिटी पे टच करेगा। ठीक है, इसके नजदीक आता जाएगा लेकिन इसको कभी टच नहीं करेगा। कट करना भी होगा तो कहाँ, इन्फिनिटी पे। ओके, तो ये कब हुआ, जब केस 1 फॉलो होगा, इफ c ग्रेटर देन 0। क्लियर है, ओके, ये बात हो गई। अब दूसरा केस लेते हैं, तो मैं इसी में आगे बढ़ता हूं। केस 2, इफ c इज लेस देन 0, जिसका मतलब हुआ c इज निगेटिव, तो फिर ग्राफ इधर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ना खुल के इधर सेकंड में और फोर्थ में, ये इस तरह की लाइंस जो आएगी वो कहलाएगा आपका ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सिमेट्रिक कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजार दी जाए, तो इसको, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये है आपका y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, y इक्वल टू माइनस, निगेटिव स्लोप है ना, -1 की स्लोप, तो इधर से आ गया, ऐसे आ गया। और तो ये क्या करता है ना, ये एकदम मिरर इमेज का काम करता है। जिस तरह अगर इसको आप मिरर मान लो, तो बिल्कुल हाफ पार्ट जैसा इधर बन रहा है, उसका एकदम मिरर इमेज इस साइड बन जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा। तो ये केस 2 के लिए हो गया। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा दूं। केस 1 में क्या था, इफ c ग्रेटर देन 0 मतलब c पॉजिटिव, तो ये ग्राफ नहीं होंगे। ठीक, ग्राफ कौन सा होगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहां पर
ये देखिए ये लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन बताएंगे y इक्वल टू एक्स, ठीक है, एकदम स्लोप 1 1045 वाला। ओके, यहाँ पर जो एंगल अगर आप पूछोगे तो ये एंगल हो जाएगा 45, इधर से भी अगर एंगल मैं इसको दिखाऊं इस वाले केस का तो इधर से 45, तो ये 1045 वाला, तो ये भी क्या होगा, जैसा इसको मिरर मान लें तो जैसा आपको ये पोर्शन दिख रहा है नीचे का वैसा ही हो जाएगा ऊपर का, मिरर इमेज बनेगा, ठीक है, बिल्कुल बाइसेट कर देंगे। ओके, और ये दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको दिख रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ये दिख रहे हैं, तो वो जो है आपको कभी भी इस हाइपरबोला को टच नहीं करेंगे, ठीक है, ये इन्फिनिटी पर चले जाएंगे। ओके, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अच्छा, आप यहाँ पे ये पूछ सकते थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि केस 1 में आपने ऐसा बनाया, और अब मैं यहाँ पर ही चाहूँ तो लास्ट में थोड़ा सा केस 2 if c less than 0 that is c is negative, इसको भी मैं ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, सेकेंड और फोर्थ वाला। तो ये हो जाएगा केस 2, देखो मैंने ब्लैक से यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये ब्लैक वाले आएंगे केस 2 के लिए। ओके, और ये ब्लू से लिखा हुआ है तो ये ब्लू वाला आएगा केस 1 के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है ना सिमेट्रिकल हो गया, y बराबर एक्स के अबाउट ये वाला केस 1 में, और y बराबर माइनस एस के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया केस 2 में। अच्छा, ये जिनको टच नहीं किया और जिनके साथ जाके पैरेलल हो गया तो उनका एक नाम होता है, उसको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ओके, एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो वो कौन है, आर एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस जो हमने ये ड्रॉ किया ना ये वाला, यही सब कहलाते हैं एसिम्पटोट्स, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसको जाके कभी भी टच नहीं करेगा, और मिलना भी होगा तो कहाँ, तो इन्फिनिटी पे, तो वो कहलाएंगे एसिम्पटोट्स। क्लियर है, तो एसिम्पटोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर एक्स एंड वाई, तो कौन सा, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलने का मतलब ही हो गया एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, तो पॉजिटिव होने के केस में आपका ये फर्स्ट और थर्ड में लाई करेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आइए तो निगेटिव निगेटिव भी पॉजिटिव, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड में लाई करेगा। ओके, और अगर केस 2 में जाइएगा, अगर ये निगेटिव है सी, तो फिर क्या होगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, तब ना, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो यहाँ पर भी देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आइएगा तो y पॉजिटिव x निगेटिव, आगे इंटू करेंगे तो निगेटिव में आएगा, और फोर्थ में भी आइए x पॉजिटिव तो y निगेटिव, तो आ गया इसमें। क्लियर, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो आपको बस इतना सा ही अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, और फिर आपको इन्हीं का एडवांटेज मिलेगा नीट फिजिक्स को सॉल्व करते वक्त, खास करके ग्राफिकल प्रॉब्लम्स में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की बात करेंगे। हमने अभी तक लॉगरिथमिक ग्राफ की बात की है, अब हम लोग कुछ और थोड़े बहुत ट्रिगोनोमेट्रिकल ग्राफ्स की बात कर लेंगे। साइन थीटा है, कॉस थीटा है ना, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उन सब का एप्लीकेशन होता रहता है। एक्सपोनेंशियल्स के कुछ ग्राफ्स हैं, है ना, उनको देखेंगे, e टू द पावर x का, e टू द पावर माइनस x का, और बस इसी से मिलता जुलता सब है। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे कैलकुलस पार्ट पर। ओके, तो इतना ही। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक बटन दबा सकते हैं, चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपलोड करते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ओके, तो अच्छे से खाएं पिए, मस्त रहें, पढ़े लिखें।